धन्यवाद संचालक जी। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा 2 फरवरी से आजमगढ़ जिले से अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्मदिन से शुरू की गई। ये परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी और इसके बाद ये परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश के बाहर भी पूरे देश भर के सभी राज्यों और सभी जिलों में ले जाने का प्लान है। ये इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में निकाले जाने के पीछे का मकसद क्या है, वो मकसद जानने और समझने की जरूरत है। ये इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा पिछड़े वर्ग के लोग निकाल रहे हैं, इसके पीछे का मतलब मकसद ये है कि जो हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्हें ओबीसी कहा जाता है, वो दुनिया के 8वें अजूबे, 7 अजूबे होते हैं दुनिया में हैं। ऐसा आप लोगों ने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, ये बात पढ़ाई जाती। लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोग दुनिया के 8वें अजूबे। हम दुनिया के 8वें अजूबे क्यों हैं? क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, उस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमको वोट डालने का अधिकार है। और जितना हमारे वोट की वैल्यू है उतना ही ब्राह्मण के वोट की वैल्यू है, उतना ही क्षत्रिय की वोट की वैल्यू है, उतना ही वैश्य के वोट की वैल्यू है। मतलब सबके वोट की वैल्यू बराबर है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार है और सबके वोट की वैल्यू बराबर है। और जिसके फेवर में ज्यादा वोट पड़ेंगे उसकी सरकार बनेगी और जिसकी सरकार बनेगी वो ये तय करेगा कि देश में क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए। ये वो तय करेगा जिसके फेवर में ज्यादा वोट पड़ेगा और जिसकी सरकार बने। अब गिनती तो हमारी ज्यादा है। अभी हमारे तमाम साथी बता रहे थे कि 1931 की जनगणना के अनुसार हमारी आबादी 52% है। अगर आज हमारी जनगणना हो जाए, आज हमारी गिनती हो जाए, तो हमारी आबादी 60 से 65% के बीच में जाने की संभावना है। इतनी बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग के लोगों की। और जब इतनी बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग के लोगों की है और इनको वोट का अधिकार है और जिसको वोट ज्यादा पड़ेगा उसकी सरकार बनेगी और जिसकी सरकार बनेगी वो तय करेगा कि देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर हमारी आबादी 60 से 65% है तो हमारे वोट के बगैर कोई सरकार बन नहीं सकती है। और जब हमारे वोट के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती तो हम जैसा चाहते हैं वैसा ही सरकार को करना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए था। लेकिन आजादी के ताली बजाने वाली बात नहीं है, दुख की बात है। क्या दुख की बात? ऐसा तो होना चाहिए था, मगर ऐसा हो कहाँ रहा है? ऐसा हो तो नहीं रहा है। आजादी के 73 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, लेकिन हम पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। अरे हमारी आबादी ज्यादा है, हम हर बार 5 साल में वोट डालते हैं, हमारे वोट के बगैर कोई सरकार नहीं बनती है, फिर भी आजादी के 73-74 साल में हमारी गिनती तक नहीं हुई। ये तो दुख का विषय है, एक खुशी का विषय तो है नहीं, ये दुख का विषय है। आखिर क्यों? इसीलिए हमने कहा हम दुनिया के 8वें अजूबे हैं, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, फिर भी हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जब हम मंच से भाषण करते हैं तब तो हम 52% है, 60% है। अगर SC ST माइनॉरिटी को जोड़ दिया जाए तो हम 90% हैं। मंच से भाषण करते समय तो हम 52% 60% हैं।
मुंडी गिना जाए तब भी हम 52% 60% हैं, लेकिन हम दिमाग से कब 52-60%? अगर आप एक चौराहे पर खड़े हो जाओ और एक एक आदमी को, ओबीसी के जितने आदमी आते हैं उनसे पूछो कि हाँ भाई तुम क्या हो, बोलेगा मैं यादव हूं। दूसरे आदमी को पूछो तुम क्या हो, बोलेगा मैं पटेल हूं। तीसरे आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा मैं कुशवाहा हूं, मौर्य। चौथे आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा मैं निषाद हूं। पांचवें आदमी को पूछो क्या हो, वो बोलेगा मैं चौहान हूं। छठे आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा मैं चौरसिया हूं। तो जितने को पूछा इसमें कोई एक भी आदमी ओबीसी मिला आपको? कोई भी आदमी ओबीसी नहीं मिला, क्योंकि हर आदमी अपने को ओबीसी नहीं मान रहा है, बल्कि अपने को यादव, कुर्मी, मौर्य, गरड़िया मान रहा है, अपनी जाति को मान रहा है, अपने को पिछड़ा वर्ग या ओबीसी नहीं मान रहा है। जब अपने को पिछड़ा वर्ग या ओबीसी नहीं मान रहा है तो इकट्ठा कैसे होगा? जब यादव जी भी अपने को ओबीसी माने, पटेल जी भी अपने को ओबीसी माने, मौर्य जी भी अपने को ओबीसी माने, निषाद जी भी अपने को ओबीसी माने, चौरसिया जी भी अपने को ओबीसी माने, जब ओबीसी में जितनी जातियां हैं वो सब अपने को ओबीसी माने, तब तो ओबीसी के नाम पर इकट्ठा होंगे। लेकिन हम अपने को ओबीसी मानते हैं कब? हम तो यादव, कुर्मी, मौर्य, गरड़िया अपने को मानते हैं। तो हम यादव के नाम पर इकट्ठा होता, कुर्मी के नाम पर इकट्ठा होता, मौर्य के नाम पर इकट्ठा होता, गरड़िया के नाम पर इकट्ठा होता। संविधान तो हमें ओबीसी मानता है, लेकिन हम अपने को ओबीसी नहीं मानते, तो हम इकट्ठा ही नहीं हो पाते। और जब हम इकट्ठा नहीं हो पाते तो हम 52-60% कहाँ हैं? तब तो हम 52-60% नहीं रहे ना। जब तक हम सब मिल करके ये नहीं मानेंगे कि हम ओबीसी हैं, तब तक हम 52 से 60% नहीं हो सकते। और जब तक हम दिमाग से 52 से 60% नहीं होंगे, तब तक हम एक जगह वोट भी नहीं डालेंगे, एक साथ मिलकर लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे, तो हमको हक अधिकार कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ब्राह्मण तो इस बात को जानते हैं, इसलिए तो उन्होंने जाति व्यवस्था बनाई। उनको तो पता है यादव, कुर्मी, मौर्य, गरड़िया ये जितनी भी जाति हैं 6743 जाति, इन सब के पुरखे पूर्वज एक थे। ये तो ब्राह्मणों को पता है, हमको पता नहीं। ब्राह्मणों को ये भी पता उनकी संख्या 3.5% है, और अगर ये 6000 जाति के लोग इकट्ठा होकर फूंक मार दे तो 3.5% वाले हवा में उड़ जाएंगे। ये भी ब्राह्मणों को पता है, इसलिए तो जाति व्यवस्था बनाया। जाति व्यवस्था कोई हमारे बाप दादा ने नहीं बनाया, कुर्मी के बाप दादा ने नहीं बनाया, यादव के बाप दादा ने नहीं बनाया, मौर्य के बाप दादा ने नहीं बनाया, निषाद के बाप दादा ने नहीं बनाया, लोहार के बाप दादा ने नहीं बनाया, बढ़ई के बाप दादा ने नहीं बनाया, किसी भी जाति के, चमार के बाप दादा ने नहीं बनाया, पासी के बाप दादा ने नहीं बनाया, धोबी के बाप दादा ने नहीं बनाया। हमारे बाप दादा ने जाति नहीं बनाया। क्यों? इसका सबूत क्या है? अरे बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? लात जूता खाने के लिए अपने को ही नीचे रख ले। जो बनाएगा व्यवस्था, जो बनाएगा, बनाने वाला इतना मूर्ख तो नहीं होगा ना, लात जूता खाने के लिए अपने को ही नीचे रख ले। सारी जातियां व्यवस्था में नीचे हैं और ब्राह्मण सबसे ऊपर है। ब्राह्मण ऊपर से लात मारता है और नीचे की सारी जातियों को लात खाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर यादव, कुर्मी, मौर्य, गरड़िया ने जाति व्यवस्था बनाई होती तो अपने को ऊपर रख लिए होते, लात जूता खाने के लिए अपने को नीचे नहीं रखते। ब्राह्मण जाति व्यवस्था में ऊपर है, ये बात साबित होती है कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि हम आपस में विभाजित हो जाएं और आपस में लड़ाई झगड़ा करने का काम करें। जब हम आपस में लड़ाई झगड़ा करने में बिजी रहेंगे तो ब्राह्मण से कब लड़ें? अरे अपने से झगड़ा करने से फुर्सत मिलेगी तब ना ब्राह्मण से लड़ेंगे। जब आपस में यादव को कुर्मी से लड़ने से फुर्सत नहीं है, कुर्मी को यादव से लड़ने की फुर्सत नहीं है, मौर्य को यादव कुर्मी से लड़ने से फुर्सत नहीं है, निषाद को यादव कुर्मी मौर्य से लड़ने से फुर्सत नहीं है, शेड्यूल कास्ट को ओबीसी से लड़ने से फुर्सत नहीं है, ओबीसी को शेड्यूल कास्ट से लड़ने से फुर्सत नहीं है, SC ST ओबीसी को मुसलमान से लड़ने से फुर्सत नहीं है, तो ब्राह्मण से कौन लड़े भाई? किसी को फुर्सत ही नहीं है ब्राह्मण से लड़ने की। ब्राह्मणों ने तो ऐसा मकड़ जाल में उलझा दिया कि किसी को ब्राह्मण से लड़ने की फुर्सत नहीं है। हम आपस में लड़ रहे हैं
और हम सबके हक अधिकार पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। इसलिए विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, इसलिए कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, इसलिए न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, इसलिए मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, इसलिए लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। और हमको क्या कहा जाता है? गर्व से कहो हम हिंदू, हम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। और एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। तो हम भी सोचते थे देश हमारा, मुसलमान कब्जा कैसे कर ले, पहले मुसलमानों से निपटते हैं। तो हमारे लोग मुसलमानों से निपटने चले जाते। अब हमारे लोगों को पता ही नहीं है मुसलमान जो भारत में है वो कोई अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं है भाई। अरब ईरान से मुगल आए थे और मुगलों की नस्लें खत्म हो गई। बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह था मुगलों का, तो मुगलों की नस्लें तो खत्म हो गई। अब भारत में जो मुसलमान है वो अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं है, ये हम नहीं जानते, ब्राह्मण जानता है। डीएनए टेस्ट हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को, अंग्रेजी के अखबार में खबर छप के आई। हमारे लोग तो हिंदी का अखबार पढ़ने में हमारे लोगों को टेंशन होती है। कहते हैं कि इतना ज्यादा उसमें बलात्कार की घटनाएं, लूट की घटनाएं, घूसखोरी भ्रष्टाचार की घटनाएं इतनी अखबार में छपती हैं कि दिमाग खराब हो जाता पढ़ने से, इसलिए अखबार पढ़ते ही नहीं है हमारे लोग। तो हिंदी का अखबार पढ़ने में टेंशन हो जाती है, अंग्रेजी का अखबार तो पढ़ने को मिलता ही नहीं हमारे लोगों को। मिल भी जाए तो अंग्रेजी आती नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। और जिनको थोड़ा बहुत आती है उनको लगता है क्या अखबार पढ़ने से क्या फायदा, अपना रोजी रोटी देखो, अपना धंधा देखो। तो हमारे लोग अंग्रेजी का अखबार पढ़ते नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को खबर छपी कि डीएनए के अनुसार भारत में जो मुसलमान लोग हैं वो विदेशी नहीं है, यहीं के रहने वाले। सवाल पैदा हो गया, ये करोड़ों मुसलमान विदेशी नहीं हैं, यहीं के रहने वाले हैं, कि इतने करोड़ों मुसलमान यहाँ कैसे हो गए, ये सवाल पैदा हो गया। तो इसके बारे में जब पढ़ा गया, इतिहास खंगाला गया, तो बात समझ में आई कि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों की स्थिति कुत्तों से भी बदतर किया था। कुत्ता अगर थाली को जीभ से चाट ले तो थाली घर के अंदर चली जाती है, लेकिन हमारा आदमी हाथ से छू ले तो थाली घर के बाहर चली जाती है, थाली अपवित्र हो जाती है। हमारे लोगों को मंदिर में ब्राह्मणों ने नहीं घुसने दिया। हमारे लोगों की परछाई पड़ जाए तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाते थे। हमारे लोगों को बराबर में बैठकर खाना नहीं खाने दिया। तो हमारे लोगों के साथ में जो ये सारा अपमान किया, तो इससे जब हमारे लोग पीड़ित थे, तो जब इस्लाम भारत में आया तो इस्लाम को मानने वाले लोगों ने हमारे लोगों को कहा, अरे भाई तुम भी इंसान हो, तुम हमारे साथ चटाई पर बैठो, तुमको क्या दिक्कत है। हमारे आदमी को लगा ब्राह्मण तो परछाई नहीं पड़ने देता और ये कह रहा हमारे बराबर में चटाई पर बैठो तो बहुत सम्मान दे रहा है। फिर कहा भाई तुम भी इंसान हो, तुम हमारे साथ एक ही प्लेट में बैठकर खा सकते हो, खाओ। तो हमारे आदमी ने सोचा यार ब्राह्मण तो हम थाली छू लेते हैं तो घर के बाहर कर देता है, और ये आदमी कह रहा हमारे साथ प्लेट में खाओ। फिर कहा तुम हमारे साथ मस्जिद में नमाज भी पढ़ सकते हो, चलो मस्जिद में। हमारे आदमी ने सोचा यार यही ठीक है, उधर तो मंदिर में घुसने नहीं देता, उधर तो थाली प्लेट छूने नहीं देता, उधर तो परछाई भी पढ़ने नहीं देता, उधर तो अच्छे कपड़े पहनने नहीं देता, उधर तो पढ़ने लिखने सारे अधिकार पर रोक लगाया है, और इधर सारी आजादी मिल रही है। तो ब्राह्मणों के धर्म को लात मारो और ये जो मुक्ति का धर्म है, आजादी का धर्म है, इसको स्वीकार कर लो। तो हमारे लोगों ने बड़े पैमाने पर जो ब्राह्मणों की गुलामी का धर्म था उसको लात मारा, और उस समय जिसको इस्लाम मिला वो मुसलमान हो गए, जिसको सिख धर्म मिला वो सिख हो गए, जिसको लिंगायत धर्म मिला वो लिंगायत हो गए, जिसको ईसाई धर्म मिला वो ईसाई हो गए। मतलब हमारे लोगों ने ब्राह्मणों के धर्म को लात मारा, और जिसको जो धर्म मिला आजादी का उसको उन लोगों ने स्वीकार किया। इसकी वजह से करोड़ों मुसलमान आज भारत में हैं। अगर वल्दियत निकालोगे, पुराना डाटा निकालोगे, तो सारे के सारे आपके पुरखे पूर्वज मिलेंगे, नाम निकाल कर देख लो पहले।
सारे के सारे आपके पुरखे पूर्वज मिलेंगे। इस बात को हम आप नहीं जानते, इस बात को ब्राह्मण जानता है कि इस देश में जो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग हैं ये आपस में भाई भाई हैं। तो भाई को भाई से लड़ाता है, कांटे से कांटा को निकालता है और भाई से भाई को लड़ाकर खुद राज करता है। हिंदू के नाम पर हमको मुसलमानों से भड़काने का काम कर। दो समय हम बहुत बड़े वाले हिंदू रहते हैं। कब कब एक बार जब वोट देना हो तब हम बहुत बड़े वाले हिंदू, और जब मुसलमानों से लड़ना हो तब हम बहुत बड़े वाले हिंदू। लेकिन जैसे हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तब हम हिंदू नहीं होते हैं, तब हम उनकी निगाह में वही शूद्र और अछूत हो जाते हैं, तब हमारे हक अधिकार की बात नहीं होती है। जैसे जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी 92 में, तो ब्राह्मणों ने सोचा ये मंडल की लड़ाई अगर ओबीसी लड़ेगा तो ओबीसी का हक अधिकार ओबीसी को मिल जाएगा। तो इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा कि ओबीसी को मंडल की कमीशन की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, इसलिए इसको राम मंदिर बनाने के काम पर लगा दो। तो ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को कहा कि अरे हम तो जहाँ बाबरी मस्जिद में जहाँ राम जी पैदा हुए थे वहाँ तुम्हारे राम का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मुसलमान लोग बनने नहीं देना चाहते। चलो अयोध्या। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया। 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला, मतलब धोखा हो गया। जिसको 52 रोटी की भूख है उसको 27 रोटी दिखाया गया, 6 रोटी खिलाया गया, धोखा हो गया। और ऊपर से क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि पता है तो चना खा नहीं पाएगा। जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है कहा तुमको रिजर्वेशन में नहीं रखा जाएगा, जिसके पास पैसा है पढ़ा सकता है कहा तुमको रिजर्वेशन में नहीं मिलेगा, और जो पढ़ा ही नहीं पाएगा उसको कहा तुमको तो रिजर्वेशन मिलेगा, तो तुम ले ही नहीं पाएगा। तो ऊपर से भी आरक्षण खत्म हो गया, नीचे से भी खत्म हो गया। ये धोखेबाजी अगर ओबीसी के लोगों को समझ में आती तो अयोध्या नहीं जाते, वो दिल्ली जाते, संसद को घेरते और कहते हमको हमारा हक हिस्सा दो। लेकिन ये बात समझे इसके पहले ही उनको अयोध्या भेज दिया गया। विनय कटियार को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, परवीन तोमरिया को आगे किया, रितंबरा को आगे किया, और क्या किया 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया। चलो गिरा दिया, ओबीसी के लोगों ने सोचा हमने तो मुसलमानों का किला ढहा दिया। अरे कितना बड़ा किला ढहा दिया। एक ऐसी मस्जिद गिराया जिसमें मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते। कितना बड़ा काम किया। ऐसी मस्जिद गिराया जिसमें मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते थे, ऐसी मस्जिद गिराया। मुसलमानों के पास मस्जिदों की कमी है, लाखों मस्जिदें हैं पूरे देश भर में, नमाज पढ़ने की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब मुसलमानों का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर मंडल कमीशन लागू होता ठीक से, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू होती और फिर ये लड़ाई चलती कि जब एससी एसटी को संख्या के अनुपात में आरक्षण है तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं, तो लाखों नौकरियां ओबीसी के बच्चों को मिलती। तो आपकी लाखों नौकरियां चली गई, ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। इसका मतलब बड़ा नुकसान मुसलमान का नहीं हुआ, बड़ा नुकसान हमारा हो गया, ओबीसी के लोगों का हो गया। और यही आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ब्राह्मण लोग यही करना चाहते थे, ओबीसी के हिस्से की नौकरियों पर कब्जा करना चाहते थे, और उन्होंने कर लिया। चलो कर लिया, चलो मस्जिद भी गिरा दिया, मंदिर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से आ गया, ट्रस्ट बनाया, एक भी ओबीसी के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा। जब मस्जिद गिराना था तब विनय कटियार बढ़िया वाले हिंदू थे, कल्याण सिंह बढ़िया वाले हिंदू थे, उमा भारती बढ़िया वाली हिंदू थी। अब ट्रस्ट में रखना हुआ तो कोई भी बढ़िया वाला हिंदू नहीं। अरे भाई बाकी खराब वाले हिंदू हैं, विनय कटियार तो बढ़िया वाले हैं ना, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हैं, उमा भारती तो बढ़िया। अरे उन्हीं को रख लेते, दूसरे को नहीं रखते, उन्हीं को रख लेते। लेकिन एक भी ओबीसी के आदमी को ट्रस्ट में रखने का काम नहीं किया। इसका मतलब क्या है? पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो, पिछड़े वर्ग का समर्थन हासिल करो और पिछड़े वर्ग का ही सत्यानाश करो। ये आरएसएस और बीजेपी का और ब्राह्मणों का कार्यक्रम है। रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो धक्का मार दिया, कहा तुम हिंदू नहीं हो,
लेकिन जब चंदा लेना हुआ तो रामनाथ कोविंद जी सबसे बढ़िया वाले हिंदू हो गए और चंदे की शुरुआत रामनाथ कोविंद से किया। तो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। आप लोगों के गली मोहल्ले में भी आते होंगे चंदा मांगने वाले, रसीद लेकर जरूर आते होंगे, हर जगह जा रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन करना है। क्या निवेदन करना है? अगर हमारे समाज के किसी आदमी को ट्रस्ट में रखा हो, चंदा ले जाओ, और नहीं रखा तो जिनको रखा चंदा भी उन्हीं से लेना। अगर ट्रस्ट में ब्राह्मणों की ही जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, तो चंदा भी ब्राह्मणों से ले लो। हमारे पास क्यों आ रहे भाई? हमारे पास आने का तो कोई मतलब है नहीं। तो हमारे लोगों को बात समझना होगा और बात बोलना होगा। लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है, लोकतंत्र में बोली चलती है। और जिसको अपनी बोली बोलना आता है वो शासक बनता है, वो राजा बनता है। हमारी पिछड़े वर्ग की समस्या है, हम जाति के नाम पर नेता चुनते हैं, हम धर्म के नाम पर नेता चुनते हैं, हम कभी भी ओबीसी के नाम पर अपना नेता नहीं। अधिकार जरूर ओबीसी के नाम पर है, लेकिन नेता जाति और धर्म के नाम पर हमको चाहिए। अधिकार ओबीसी कहते क्या कहते हैं? बिरादरी का आदमी आ गया, क्या कहते? टिकट लेके बीजेपी से क्या कहते हैं? अरे बिरादरी का आदमी है, इज्जत बचा रहा है। अरे तुम उसकी इज्जत बचा रहे हो, तुम्हारी इज्जत बचा रहा है क्या संसद में? जनगणना नहीं हो रही, जानवरों की हो रही है। कोई सांसद बोला क्या अभी 2021 में? एक भी सांसद बोला क्या? डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, बोलना चाहिए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री है, बोलना चाहिए ना। प्रिया पटेल के समर्थन से सरकार चल रही, बोलना चाहिए ना। बोल रहा कोई? हम तो जाति के नाम पर मरे जा रहे हैं और वो हमारा क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने ठान लिया। क्या ठान लिया? कहा देश नहीं बिकने दूंगा, मगर बीएसएनएल नहीं बचने दूंगा। देश नहीं बिकने दूंगा, मगर रेलवे नहीं बचने दूंगा। देश नहीं बिकने दूंगा, मगर कोई एयरपोर्ट नहीं बचने दूंगा। देश नहीं बिकने दूंगा, मगर कोई भी संपत्ति सरकारी नहीं बचने दूंगा। सारी सरकारी संपत्ति अडानी और अंबानी को दे करके जाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी ने कसम खा ली। और हमारे नेता वहां खड़े क्या कर रहे हैं? खुद न मलाई के चक्कर में है। आपका कोई ख्याल है? हर आदमी को सरकारी दमाद चाहिए, सरकारी नौकरी वाला। हर आदमी की चाहत होती है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी में आ जाए, उसकी बेटी सरकारी नौकरी में आ जाए। अरे जब सरकारी विभाग बचेगा तब ना सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर सरकारी विभाग ही नहीं होगा तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? और ये जो हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसको इतना हिस्सा, पिछड़े वर्ग की जितनी संख्या उतना हिस्सा, ये आरक्षण मिलेगा कहाँ जब कुछ सरकारी नहीं बचेगा? निजी क्षेत्र में आरक्षण तो है नहीं। तो ये तो सारा का सारा आपकी आने वाली जनरेशन को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। 3 काले कानून किसानों के खिलाफ आ गए, किसानों की जमीनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़े वर्ग के लोगों को ये कहना चाहता है कि जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठो और पूछो आपके नेता से। भले उसको कहो तुम बिरादरी के हो, अच्छी बात, तुम ओबीसी हो, वो भी अच्छी बात, तुम अपने को हिंदू कहते हो, वो भी अच्छी बात, लेकिन तुम ये बताओ पहले कि हमारी गिनती के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे? अगर एससी एसटी को संख्या के अनुपात में आरक्षण है तो हमको भी मिले, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? एससी एसटी की तरह ओबीसी को भी प्रमोशन में आरक्षण मिले, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? एससी एसटी को एट्रोसिटी एक्ट है, ओबीसी को भी मिले, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर आप सवाल उठाना शुरू करोगे, ईवीएम से हमारे वोटों की चोरी हो रही है, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर आप सवाल उठाना शुरू करोगे तो आपके सवाल जब लोकतंत्र में चर्चा में आएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो जाति बिरादरी के नाम पर नेता आपका वोट ले जाते रहेंगे और किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर एससी एसटी ओबीसी, क्योंकि केवल ओबीसी अधिकार वंचित नहीं है, शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, माइनॉरिटी का। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया और पूछा, क्या पूछा? हम मुसलमानों के खिलाफ क्या कर सकते हैं? तो अधिकारियों ने कहा आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री हैं और हम कुछ नहीं कर सकते।
ऐसे कैसे हो सकता है? तो उनके अधिकारियों, सीनियर मोस्ट अधिकारियों ने अटल बिहारी जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस ने इतना मुसलमानों का सत्यानाश कर दिया है कि आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं। क्योंकि अंग्रेजों के समय में मुसलमान 35% प्रशासन में थे, आज 1.5% हो गए। अब 1.5% से नीचे कहां ले जाओगे? खाड़ी देशों से तेल भी लेना पड़ता है, तो वहां एक आध मुस्लिम अधिकारी को भेजना पड़ता है कि हम सेकुलर कास्ट के लोग हैं, इसलिए तेल थोड़ा सस्ता दो। तो इसलिए इसके नीचे नहीं किया जा सकता। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई कि मुसलमानों के हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब है। इसलिए जब शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को इस देश में कुछ नहीं मिला, मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब है, तो सवाल पैदा हो गया कि इस देश में सबके हिस्से पर किसने कब्जा किया? तो आंकड़े कह रहे हैं इस देश के सबके हिस्से पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। सबका मालिक एक है, ये हमारे लोगों को पता है, मगर सबका दुश्मन जिसने हम लोगों के हक हिस्से पर कब्जा किया, वो सबका दुश्मन भी एक है, वो हमारे लोगों को पता नहीं है। इसलिए हमारे लोग दुश्मन के गुमराह करने पर गुमराह हो जाते हैं। इसलिए एकजुट होने की जरूरत है और इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस अभियान के तहत निकला है कि नरेंद्र मोदी तो आपकी आने वाली नस्लों को अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहते हैं। आपको तय करना है कि आपको अपनी आने वाली नस्लों को अडानी अंबानी का गुलाम बनाना है या देश का हुक्मरान बनाना है, ये आपको तय करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने ये प्रण किया है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को अडानी अंबानी का गुलाम नहीं बनने देंगे, बल्कि इस देश का हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। फिर से सम्राट अशोक का गौरवशाली भारत बनाया जाएगा, भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाया जाएगा। ये संकल्प लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा निकला है, क्योंकि वो हमारे साथ न्याय करने वाले नहीं है। बहुत दिन से हम लोग कह रहे हैं न्याय करो, वो करने वाले नहीं है, क्योंकि उनका न्याय का चरित्र ही नहीं है। हम न्याय करेंगे। अभी वो 3% के लोग 80% पर कब्जा है कि न्याय नहीं है, अन्याय है। जब हमको मौका मिलेगा 3.5 को 3.5 ईमानदारी से देंगे और जिसकी जितनी 52 को 52 देंगे, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना देंगे, तब न्याय होगा। अब न्याय हम लोग करेंगे, ये पिछड़े वर्ग के लोगों को ठानना पड़ेगा, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई लड़के इस देश में, चूंकि ये देश हमारा है, तो इस देश को हमको ही चलाना हो। आप नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, क्योंकि आपको लगता है दूसरा चलाएगा तो खराब कर देगा, लेकिन आप अपना देश ही विदेशियों को दे देते हो चलाने के लिए। इसलिए तो देश का सत्यानाश हुआ है कि ये देश अपने हाथ में लेना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।